नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। इस वक्त एक ऐसा माहौल देश में है जहां सच कहना लगभग असंभव बना दिया गया है। एक आम आदमी के सच्चाई की बात तो छोड़ दीजिए, मीडिया के कुछ गिने चुने लोगों की सच्चाई की बात छोड़ दीजिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर कोई बात कहते हैं तो उसे तुरंत ही भारत का गोदी मीडिया और सरकार से जुड़े संस्थान, पूरा का पूरा तंत्र झूठ बताने में आमादा हो जाता है। तथ्यों की रोशनी में गए बिना आपको बताया जाने लगता है कि कैसे जो कहा जा रहा है वह झूठ है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के लिखे लेख की। राहुल गांधी का यह लेख, जिसका मूल सार है कि सभी के लिए एक समान अवसर होने चाहिए, व्यापार करने वाले एक सामान्य नागरिक के लिए वैसे ही अवसर होने चाहिए जैसे बड़े बड़े विराट पूंजीपतियों के लिए हैं। पूंजीपति सरकार से न डरें। ईडी सीबीआई का काम पूंजीपतियों के पीछे दौड़ना नहीं होना चाहिए। बैंकों का काम केवल इतना न हो कि टॉप 10 पूंजीपतियों और उनके एनपीए को संभालते रहें। बैंकों का काम सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना होना चाहिए। बिना किसी डर भय के नागरिक व्यापार कर सकें। राहुल गांधी के लेख में यही तो मूल बातें हैं। आपने हमारा इस पर एक बड़ा वीडियो पहले देखा होगा। अगर आपने अब तक ना देखा हो तो ज़रूर जाकर देखें। हम उसे डिस्क्रिप्शन के साथ जोड़कर आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखें कि राहुल गांधी के लेख में क्या था। राहुल गांधी के लेख में समानता की बात थी, समता की बात थी, और हाँ, कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के सरकार के साथ आकर पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लेने के प्रति आगाह करने की बात भी थी। लेकिन इन सब बातों पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस बात पर हो रही है? चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने अपने लेख की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए बताया कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आने के बाद उस वक्त के राजाओं और नवाबों के साथ उनको डराकर, धमकाकर, लालच देकर अपना कारोबार आगे बढ़ाया, और उस पूरी प्रक्रिया में भारतीय आवाजों को दबा दिया गया। उस लेख की शुरुआत ही इस भाव से होती है। तो चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ कितना गलत किया, और अब क्या कुछ पूंजीपति सरकार के साथ मिलकर वही करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक ऐसा वातावरण बना दिया गया है जहां हर कोई जो उद्योग व्यापार के रास्ते पर बढ़ना चाहता है वह सरकारी एजेंसियों से डरा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सब मुद्दों को एक तरफ करने के लिए गोदी मीडिया सामने आया, और आप देखें कि सरकार के बड़े बड़े एंकर किस तरह राजस्थान से लेकर देश भर के राजाओं की वीरता के किस्से सुनाने लगे। इस वीडियो में एक झलक आपको मिल जाएगी। क्या राहुल गांधी महाराणा प्रताप का शौर्य भूल गए हैं? क्या उन्हें राणा रतन सिंह का पराक्रम याद नहीं है? पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाणों की कहानी क्या उन्होंने कभी सुनी नहीं थी? तो आपने देखा किस तरह मीडिया सरकार का बचाव करने आता है और नेता प्रतिपक्ष के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। नेता प्रतिपक्ष के हर बयान को विवादास्पद बना देना इस वक्त मीडिया की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी अदा है। इस अदा पर सरकार फिदा है। सबसे पहले बात आई राजस्थान से। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज परिवार की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर बताया कि यह राजस्थान के राजघरानों का और देश भर के राजघरानों का अपमान है। उन्होंने कोई ठोस आधार नहीं बताए, बस उन्होंने यही कहा कि यह अपमान है, और राहुल गांधी को देश के इतिहास की और राज परिवार की समझ नहीं है। उन्होंने राज परिवारों के योगदान का हवाला भी दिया कि कैसे वो देश के विकास में उनकी भूमिका रही है। आगे बढ़ें। ज्योतिरादित्य सिंधिया
केंद्रीय मंत्री और अपने जीवन का बड़ा हिस्सा कांग्रेस में बिताने वाले सिंधिया ने इसे राजाओं का अपमान बताया है। सिंधिया ने सोशल मीडिया पर लिखा और अलग अलग मीडिया चैनलों से बात करते हुए कहा, नफरत बेचने वालों को भारतीय इतिहास पर व्याख्यान देने का अधिकार नहीं है। भारत की समृद्ध विरासत के बारे में राहुल की अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। तो यह दो बड़े राजघरानों, राज परिवारों के लोग जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, उनकी तरफ से आपके लिए यह बात रखनी जरूरी थी। सिंधिया ने एक बात और कही। सिंधिया ने कहा कि राहुल की चयनात्मक विस्मृति उन लोगों के प्रति अन्याय है जो वास्तव में प्रतिकूल परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। अब आप देखें कैसे दोनों लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रख रहे हैं। दिया कुमारी ने जो कहा वो अर्ध सत्य है। क्या भारत के राज परिवारों ने, राजस्थान के राज परिवारों ने संविधान की बात कभी की थी? राजतंत्र में संविधान की कोई बात ही नहीं थी। राजतंत्र केवल और केवल मनुस्मृति के बनाए हुए उन कथित मूल्यों पर चलता था जिनमें वंश ही सब कुछ था या जाति ही सब कुछ थी। अब रही बात सिंधिया की, तो सिंधिया की बात के लिए हम आपको ग्वालियर की ओर ले चलते हैं। यह किताब है सिंधिया और 1857। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ लेखक पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक की यह बेहद महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब में जो बात कही गई है उसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। और यह किताब बताती है कि जो सिंधिया बात दावा कर रहे हैं कि उनके परिवार ने देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया, उसकी हकीकत क्या है। 1857 की क्रांति आपकी स्मृतियों का हिस्सा है, आपके गर्व का हिस्सा है। झांसी की रानी की कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। तो यह किताब क्या बताती है, सुनिए। भारत सरकार की स्वतंत्रता के महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत तत्कालीन महाराजा जयाजीराव सिंधिया को लेकर लिखी गई उद्घोषणा ने सिंधिया परिवार की स्थितियों को समझने में एक सार्थक कार्य किया है। भारत सरकार की इस अधिकृत वेबसाइट के अनुसार लेखक भारत सरकार की वेबसाइट से यह तथ्य लेकर आए हैं जो अमृत महोत्सव के दौरान इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था। 1857 की पहली क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना थी। विद्रोह मेरठ शहर उत्तर प्रदेश से मई 1857 से आरंभ हुआ। यह शीघ्र ही देश के अन्य भागों जैसे दिल्ली और आगरा तक फैल गया। यह विद्रोह ग्वालियर पहुंचा और ग्वालियर छावनी ने जून 1957 में विद्रोह किया। ग्वालियर के एक जागीरदार मान सिंह और ग्वालियर के दूसरे जागीरदार राघवगढ़ के राजा ने विद्रोहियों का पता न बताकर उनका साथ दिया, लेकिन महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उसने ब्रिटिश फौजों से हाथ मिलाए और उन्हें इस बगावत को दबाने के लिए हर तरह से मदद की। वह संकट के समय ग्वालियर से भाग निकला, जिससे ब्रिटिश सैन्य बलों को ग्वालियर पर आक्रमण करने और उस पर कब्जा करने में सहायता मिली। यह वही आक्रमण था जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान पर लड़ती हुई मारी गई, जिससे आखिरकार क्रांति का दमन हो गया। 1857 की क्रांति में अगर सिंधिया परिवार ने झांसी की रानी का साथ दिया होता तो इस देश की कहानी कुछ और होती, इतिहास कुछ और होता। इसके बारे में प्रमाणों की कमी नहीं है, बशर्ते आप देखना चाहें। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने शहर के ही लेखक? आपके लिए जानना जरूरी है कि डॉक्टर राकेश पाठक ग्वालियर के ही हैं। उन्होंने बेहद श्रम और ऐतिहासिक संदर्भों से यह किताब लिखी है। ग्वालियर में रहकर सिंधिया परिवार पर किताब लिखना एक साहसिक काम है, क्योंकि यह शहर अभी भी सिंधिया परिवार के वर्चस्व का हिस्सा है
उसी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के पुराने लंबे साथ को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। तो यह तो सिंधिया का इतिहास हुआ। अब राहुल गांधी के इस लेख के बाद आखिर बीजेपी में बेचैनी क्यों है, राजघरानों में बेचैनी क्यों है? आपने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुना। सुनिए उन्होंने क्या संविधान का अपमान करने का दुस्साहस किया। सवाल पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? लाल किताब दिखाकर किसको इशारा वो देना चाहते हैं? संविधान का तो हम सम्मान ही करते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके मन में संविधान के पीछे छुपकर और भारत जोड़ो के पीछे छुपकर ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट विचारों के लोग हैं, इनके विचारों को लोगों में पहुंचाने का एक प्रयास ये लगातार वो कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने संविधान की लाल किताब को नक्सलियों की किताब बताया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लाल किताब के सहारे राहुल गांधी नक्सलियों से मदद ले रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अपने हाथ में लाल किताब लेकर शहरी नक्सलियों और अराजक तत्वों से समर्थन लेने का आरोप लगाया है। आप देखें किस तरह संवैधानिक पदों पर बैठे नेता बात कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद बीजेपी की सत्ता सुनिश्चित करने के लिए उप मुख्यमंत्री बन गए और अब किस तरह की बातें कर रहे हैं, संविधान को नक्सलियों का मददगार बता रहे हैं। तो अब आप आगे बढ़ें कि आखिर यह बेचैनी क्यों है? यह बेचैनी इसलिए है क्योंकि इन राज परिवारों को इंदिरा गांधी की याद आ गई है और उनको कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर फिर से बैठ गया है और वह डर था इंदिरा गांधी का डर। आपको याद है भारत की आजादी के बाद जब रियासतें अलग अलग थीं और उनका एकीकरण किया जा रहा था, आजादी के वक्त 550 से ज्यादा रियासतें देश भर में थीं। उनको उस वक्त अपने साथ रखने के लिए प्रीवी पर्स देने का वादा किया गया था, यानी एक मोटी रकम दी गई जिससे यह उनकी अपनी मांग थी और उस वक्त यह जरूरत बन गई उनको साथ लाने के लिए कि प्रीवी पर्स दिया जाए, एक मोटी रकम दी जाए जिससे वह अपना गुजारा कर सकें। जिन राजाओं के पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति थी, उस वक्त उन्होंने इस तरीके से नेगोशिएशन किए और प्रीवी पर्स के लिए, अपनी मांग के लिए उस वक्त एक तरह से देखा जाए तो सौदेबाजी की और इस सौदेबाजी को, इस प्रीवी पर्स के एक सामंती मदद को, सामंती प्रावधान को इंदिरा गांधी ने 1971 में रोक दिया था। जी हां, इंदिरा गांधी ने 1971 में प्रीवी पर्स को एक कानून बनाकर रोक दिया। इसी कारण से उस वक्त से लेकर राजघरानों में भारी नाराजगी गई इंदिरा गांधी के प्रति और कांग्रेस के प्रति। इंदिरा गांधी ने 1971 में दो बड़े फैसले लिए। पहला फैसला जो आपको अब तक आपकी स्मृति का हिस्सा होगा, वह फैसला था जो निजी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आज देश के गली गली कूचों में जो बैंक हैं और जो बैंकिंग सेवाएं आपको मिल रही हैं, वह इसी कारण से मिली क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया। उतना ही महत्वपूर्ण फैसला था प्रीवी पर्स को रोकना, जिससे देश भर के राजाओं महाराजाओं में और राज परिवारों में आक्रोश पैदा हुआ इंदिरा गांधी के प्रति। लेकिन जनता के लिए यह दोनों फैसले ही ऐतिहासिक साबित हुए। प्रीवी पर्स में अलग अलग तरीके के प्रावधान थे, जैसे राजाओं को उनके अलग अलग शर्तों या उस समय की मौजूदा स्थितियों के अनुकूल प्रीवी पर्स दिया जाता था। उदाहरण के लिए मैसूर के राज परिवार को 26 लाख रुपए सालाना प्रीवी पर्स दिया जाता था। 26 लाख रुपए आज कितनी बड़ी रकम है, तो आप सोचिए कि 1971 में जब यह रकम दी जा रही थी तो यह कितनी बड़ी रकम रही होगी। इसी तरह हैदराबाद के निजाम को 20 लाख रुपए सालाना मिलते थे। यह सभी इंदिरा गांधी ने रोक दिए।
राजघराने इसलिए भी इंदिरा गांधी से बेहद खौफ खाते हैं, या कह लीजिए कि उनके विरुद्ध दुष्प्रचार में निरंतर ही लगे रहते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इस रकम को रोकने का फैसला किया। और एक तरीके के अगर आप देखें कि देश भर की संपदा में राजा और नवाबों की कितनी बड़ी हिस्सेदारी थी, तो यह रकम जो रोकी गई, यह शायद पहले ही रोक दी जानी चाहिए थी। जब यह रकम रोकी गई, उस वक्त अलग अलग आंकड़े बताते हैं कि यह लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो निश्चित रूप से एक बड़ी रकम थी और सरकार पर बड़ा बोझ थी। और इस तरह प्रिवी पर्स हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन राजघरानों का गुस्सा इंदिरा गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए लगातार बना हुआ है। आप इन टिप्पणियों में देख सकते हैं। हमने 2 ही टिप्पणियां राजघरानों से इसमें शामिल की, नहीं तो अलग अलग राजघरानों से और उनसे जुड़े हुए सांसदों से या उनके परिवारों से सोशल मीडिया पर लगातार टिप्पणियां आ रही हैं। आपको फैसला करना होगा कि आप मनुस्मृति के वाहक राज परिवारों के साथ हैं या संविधान के साथ हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना से जुड़े हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए। हमें आपके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। नमस्कार।